तो देखिएगा, करतल की शोभा बढ़ाने वाले साधनों में अंगुलियां आती है। ग्राहक कारकों को ग्राहक यंत्र के रूप में या प्लग पिन के जैसे ग्रहण कर पर्वत तक पहुंचाना, गुरु पर्वत तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसमें नाना प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं। उनका रूप लावण्य कैसा होना चाहिए, अंगुलियों का, इसका अनुपात क्या होना चाहिए, कौन सी उंगली दूसरी उंगली के किस हद तक रहना चाहिए, इसके लिए भी एक गणना है। अगर पांचों उंगलियों को एक साथ रखेंगे, निकट करके यानी नजदीक करके रखेंगे, तो ये अंगुष्ठ तर्जनी के तीसरा पर्व, अंगुष्ठ तर्जनी के ये तीसरा पर्व, इसका 50% तक, यहां तक 50 आधा भाग तक रहना, ये नैसर्गिक स्वरूप है, प्रकृति सिद्ध स्वरूप है, अंगुष्ठ का अनुपात है, अंगुष्ठ की सुंदरता है, उनका सौष्ठव है वो। तो अब तर्जनी को देखेंगे, तर्जनी को अगर मध्यमा के निकट ले जाएंगे तो पहला पर्व जो है उसका आधा भाग तक, यहां तक लगभग, तो यहां तक रहना चाहिए, उसका अनुपात है वो। इसका अर्थ होता है आधा भाग बड़ा होना इसका काम है, यानी इसका अनुपात है, इसकी सुंदरता है। यानी तर्जनी मध्यमा के प्रथम पर्व के आधे भाग तक, इसका अर्थ है मध्यमा, इसके अनुकूल आधा भाग अधिक, और हम अनामा की आगे ओर चलेंगे तो मध्यमा के निकट लाइएगा। तर्जनी की चढ़ती या ऊंचाई, लंबाई जहां तक है लगभग उसी के समान ये होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़े न पड़े उतने हद तक कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन या परिवर्तन हो सकता है कि बीच 50% तक, यहां तक रहना चाहिए, ये इसका अनुपात है। इसका अर्थ है कि तर्जनी और अनामिका इन दोनों से भी ये मध्यमा की ऊंचाई आधा पर्व अधिक हो प्रथम पर्व से। प्रथम पर्व का आधा भाग, आधा भाग तो बाजू के, आजू बाजू के अंगुलियों के लिए गए, और आधा भाग ज्यादा रहना चाहिए। और कनिष्ठा की अगर हम देख लेंगे, ये संधि रेखा तक, यहां तक, यानी पहली संधि रेखा प्रथम पर्व के नीचे दूसरे पर्व को दूर करने के लिए बीच में जो आड़ी लकीर खड़ी हुई है, यानी आड़ी है, उसके समान रहना चाहिए। यानी उन ग्रह का ये आत्मगौरव, मुष्टान्न प्रियता, भक्ति आदि कारकों को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचता है। आयु, धन, धन कारक है, आयु कारक है, तो इसको जातक को पहुंचाना, ये कीर्ति, नौकरी यानी कुछ उद्योग धंधे करना, तो इसको बताने वाला है। यानी पदवी, उसकी विशिष्टता, उनकी पवित्रता, इन सभी कारकों को जातक को तक पहुंचाना, ये व्यापार की भावना, शोध कार्य की भावना, बुद्धि कुशलता की भावना, बुद्धि चातुर्य की भावना, ऐसी भावनाओं को, ऐसे कारकों को जातक तक पहुंचाता है। सकल भोग भाग्य, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाना, श्रृंगार भरित करना, बाल बच्चों के अनुकूल रहना, यानी बंधु मित्र आदि के प्रति प्रेम भाव रखना, इनके कारक होते हैं। इस कारण शुक्र ग्रह से शक्ति को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचाता है। ये पांचों उंगलियां हैं, मगर ग्रह पांच ही नहीं है ना। हम भूवासी होने के कारण, भूमि पर रहने वाले होने के कारण, भूमि को ग्रह के रूप में न लेकर भूमि के निकट जो चांद है, चांद को ग्रह रूप दिया गया। वास्तव में उपग्रह है हमारे सामान्य विज्ञान के अनुसार, भौगोलिक विज्ञान के अनुसार वो उपग्रह है,
मगर शास्त्र क्या कहते हैं, उसे ग्रह ही कहते हैं। चंद्र ग्रह ये यहाँ पर रहता है चंद्र ग्रह के लिए। और बीच में जो मंगल पर्वत है, कुज पर्वत है, वो भी, उसके लिए भी अंगुली नहीं है। इन दोनों के लिए अंगुली एक किलो है। अगर ये दो अंगुलियां भी होती तो हम काम नहीं कर सकते था। प्रभुत्व ने समझा कि इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? तो भूमि के अत्यंत निकट ग्रहों में चांद एक है, कुछ ग्रह एक है। इसलिए सीधा वायुमंडल से शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति इन पर्वतों को होने के कारण अंगुलियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, शेष पर्वत दूर होने के कारण उनकी ग्राहक शक्ति को ग्रहण कर जातक को तक पहुंचाने का प्रयत्नशील रहते हैं ये अंगुलियां। तो इसलिए ग्राहकारक यंत्र का प्रभाव रहता है। तो इसमें अगर इन अनुपातों में भिन्नता अगर दिखाई पड़ती है, यानी अगर एक अंगुली छोटी है, एक अंगुली बड़ी है, एक अंगुली बाजू सरकी हुए, बाजू झुकी हुई है, ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। अनुपातों में अंतर आ जाता है। वैसी स्थितियां कुछ हम देखते हैं। घटती अंगुली यानी छोटी अंगुली, अंगुली छोटी नहीं होती, किंतु तीसरे पर्व के नीचे जो संधि रेखा बनी हुई है, जिसको मूल स्थान हम कहते हैं, यह जरा घट जाकर ऐसा होता है। यहां से अंगुली प्रारंभ होती है और यहां प्रारंभ होने के कारण अंगुली के माप में कोई अंतर ना होने पर भी यह भाग नीचे हो जाता है। इस कारण देखने वालों को दिखाई पड़ता है कि ये अंगुली छोटी है। अंगुली छोटी नहीं है, मूल भाग घटने के कारण, नीचे उतरने के कारण अंगुली छोटी दिखाई पड़ती है। कभी कभी ये मूल स्थान बढ़कर ऐसा होकर अंगुली चिढ़ती है, ऊपर बढ़ती है, ये स्थान बड़ा होता है। दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि ये अंगुली बड़ी है और ये छोटी है। यानी कभी कभी ये अंगुली इतनी बढ़ती है कि मध्यमा से भी ऊंची हो जाती है। तो घटती की भावना, बढ़ती की भावना अंगुलियों में दिखाई पड़ती। तो इस कारण क्या इसका प्रभाव जातक पर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? नैसर्गिक स्वरूप में अंतर आ जाएगा तो कारकों का भी प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये घटने के कारण, यही पर्वत घटना, यही अंगुली घटना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कोई भी अंगुली घट सकती है, कोई भी अंगुली बढ़ सकती है। फलाना अमुक अंगुली कोई बढ़ना, अमुक अंगुली, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतर दिखाई पड़ते हैं, सभी में नहीं, इक्के दुक्के लोगों में। उस समय कैसे यानी भाग्य का प्रवचन किया जाए, तो उस समय एक घटने के कारण, नीचे उतरने के कारण गुरु कारकों को ग्रहण करने की शक्ति भी घट जाती है। बहुत दूर से शक्ति को ग्रहण करना पड़ता है। ग्राहक यंत्र तो है, मगर इतनी दूरी अधिक होने के कारण, वो वायुमंडल में बहुत बड़ी दूर होने के कारण, ग्रहण करने के लिए कुछ विलंब होने के कारण गुरु ग्रह के कारकों में कुछ अंतर पड़ जाता है। ये मिष्टान्न भोजन के विषय में होने दीजिए, भक्ति के विषय में होने दीजिए, आत्मविश्वास के विषय में होने दीजिए, ऐसे कारकों में अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही अगर एक मूल में बढ़कर अंगुली भी अगर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी तो निकट हो जाता है ग्रहण करने के, यानी पड़ जाते हैं ग्रह कारक। तो ग्रहण करने में बहुत जल्दी होती है उसमें, यानी एक वेग से लाकर ग्रहपात किया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कीर्ति प्रतिष्ठा ये बहुत होती हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, कहते हैं, किंतु कीर्ति कंडूती होती है। कीर्ति प्राप्त करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, उतनी बड़ी इच्छा भी नहीं। अब छाया जैसे अपने पीछे कीर्ति चलती हुई आनी चाहिए, मगर चाह कर कीर्ति को चाहेंगे तो कीर्ति नहीं मिलती। ऐसे लोगों में कीर्ति की कंडूती, कीर्ति की इच्छा बहुत होने के कारण उसके लिए तीव्र प्रयत्न करता रहता है।
तो वैसे ही ये अंगुश, ये कनिष्ठा जो है, ये तीसरी पहली संधि रेखा तक ही रहना चाहिए। ये व्यापार भाव को बढ़ाते हैं, बुद्धि कुशलता बढ़ाती है, शोध कार्य कर सकते हैं, व्यापार की दक्षता होती है व्यापार की। तो अगर ये कम है, इससे घटकर रहे, तो व्यापार की क्षमता नहीं होती, व्यापार की नैपुण्यता नहीं होती है उनमें, तो बुद्धि कुशलता में भी अंतर आ जाता है। शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, बातचीत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, कभी कभी तो तुतली तुतली बोलते हैं, भाषा के प्रवाह में वेग घट जाता है। ऐसे दोष हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर व्यापार करने वाले हो, वाणिज्य करने वाले हो, तो ऐसे दोष अगर उन लोगों में हो जाए तो शांति के रूप में वे लोग क्या कहते हैं, नाखून को थोड़ा बढ़ा लें। तो नख को उस संधि रेखा तक बढ़ाएंगे तो व्यापार की दक्षता आ जाएगी, बुद्धि कुशलता बढ़ेगी, शोध कार्य करने की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे परिहार के रूप में बताते हैं। जो ना बढ़ना घटना ये हो गई। कभी कभी देखिए ये अंगुली या ये अंगुली एक दूसरे पर झुकते हैं, यानी ये अंगुली का झुकाव झांक कर इसकी ओर देखती हैं। इसका मतलब है, इसका अर्थ है गुरु ग्रह कारक का साधन जो है, ये साधन इधर झुकने के कारण अपनी शक्ति को घटाकर पार्श्व भाग में जो शनि का क्षेत्र है उन ग्रह कारकों को स्वीकार कर मिश्रित भाव रहते हैं, मिश्रित का कारक प्रतिपादित किए जाते हैं। ऐसी भावना है, यानी घटता भाव, चढ़ता भाव, झुकता भाव, तीनों में अंतर दिखाई हमें पड़ता है। तो उतना ही नहीं, और चारों अंगुलियों को एक साथ पकड़कर देखेंगे तो एक अंगुली दूसरी अंगुली के बीच कभी कभी एक प्रकार का सुराख, रंध्र जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब ज्योतिष की दृष्टि से वैसे अगर सुराख हमारे अंगुलियों में दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं व्यय भाव। इन अंगुलियों को एक साथ निकट पकड़ने से अगर संधि रेखा बीच जो कोई सुराख या गैप दिखाई नहीं पड़े तो समझना चाहिए कि धन भाव में उनका जातक है। तो व्यय भाव, धन भाव, इन भावों को प्रकट करने वाला है, कारकों को प्रदान करने वाला है अंगुली अंगुली के बीच जो हो। हाँ, अगर ये अंगुली में दोष है, ये अंगुली में दोष है, ज्योतिष लोग बताते हैं कि एक पुख राग पहने, इनको कनक पुष्ट राग बोलते हैं हम यहाँ पर, पुख राग। वैसे मूंगा जहाँ ढलवा दिखाई पड़े, मूंगा पहनने के लिए कहते हैं। इस प्रकार अगर ये अंगुली में कुछ दोष है, अंतर है, अगर बीच में कोई सुराख या रंध्र छिद्र दिखाई पड़ता हो तो वहाँ पर इंद्रनील पहनने के लिए, इस प्रकार ज्योतिष लोग नाना प्रकार के रूप से बताते हैं। किंतु मित्रों, हर किसी व्यक्ति को पुखराग बोलने का 3 या 4 ग्राम के सोना खरीदने की ताकत नहीं हो सकती, शक्ति नहीं होती, आर्थिक संपत्ति उतनी नहीं होती। अगर वैसा हो नहीं सका तो वहाँ एक कांच की अंगूठी पहने, एक लाख की अंगूठी पहने, या वहाँ एक धागा बांध दें तो भी उसका फल मिल जाएगा। उसको बंद करना है। तो ऐसे रंध्र रहने, छिद्र रहने के कारण कौन सा कारक का नष्ट होता है? कारकों का नष्ट होना नहीं है कि अगर इन दोनों के बीच अगर है, अगर कोई छिद्र है, समझना चाहिए कि उदार है। उनके पास जो पैसे हैं, उदार होकर दान धर्म के रूप में दूसरों को पैसे देते हैं। ये भी हो सकता है, या नहीं तो बिना सोच विचार किए अपने पास जितने पैसे हैं उतने पैसे दे ही दे देना। अब भविष्य क्या है, भविष्य की दृष्टि इनको कम हो जाती है। ऐसी भावना दिखाई पड़ती है। चाहे वो भावना हो, ये भावना भी क्यों न हो, दोनों भावनाओं को समतुल्यता से रखने के लिए बीच में कोई न कोई एक पट्टी जैसी हो जाए, या पंचलोहन के एक अंगूठी बना लें और यहाँ धारण करेंगे, उसका दोष मिटता नहीं, हटता नहीं, थोड़ा घट मात्र सकता है। तो इस कारण ऐसे रूप में हम प्रयत्नशील रहेंगे तो ठीक है।
अगर इन अंगुलियों को निकट पकड़ कर देखने से जो चित्र दिखाई पड़ते हैं उनका फल बताया गया। तो इन्हीं अंगुलियों को जरा विस्तार के रूप में पकड़ कर देखेंगे तो भी अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये विस्तार रूप धन कारक होते हैं। अगर समझिए कि ये अपनी हद से जरा हटकर दूर तक जाए तो व्यापार दक्ष होगा, शोध कार्य करने में तो एक अद्वितीय व्यक्ति होगा, अपनी बुद्धि चातुर्य के लिए तो वो असमान व्यक्ति हो जाएगा। जो भी बात करेगा बहुत सुंदर रूप से बातचीत करने की शक्ति उसमें होती है, भाषा में एक चमत्कार दिखा सकता है, इक्के दुक्की भाषाओं को ज़्यादातर जान सकता है। तो ऐसी शक्ति ये अंगुली दूर होने से भक्तिभाव बढ़ता है, गौरववान होता है, जहाँ कहीं जाए तो पधारने के लिए कहते हैं, विराजमान होने के लिए कहते हैं, सर्वे सर्वत्र सम्मान करने का स्वभाव को बताता है, ग्रह कारकों को बताता है। ये वाली अंगुली जरा दूर हट कर रहे, तो इनमें भी कभी कभी अंतर दिखाई पड़ता है। तो वही भाव उन कारकों को वर्धक समझना चाहिए, न कि घटना। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ इन चारों स्थितियों को, यानी घटने, बढ़ने, झुकने, छिद्र, विस्तार, इतने भावों को अगर अध्ययन करते हुए हम जातक को समुद्र के विषयों को समझाएंगे, उनके भविष्य के बारे में बता सकेंगे, तो हमारी भावना यथा तथ्य ज्यों का त्यों हम बता सकते हैं।